हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आज हम सी सैट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ सी सैट? तो फुल फॉर्म आपको इसकी पता ही है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये इंट्रोड्यूस हुई थी 2011 में आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। तो सी सेट का इंट्रोडक्शन आखिर आया क्यों था? तो ये बेसिकली इसलिए आया था ताकि आपकी एप्टीट्यूड इसमें टेस्ट हो सके। तो एप्टीट्यूड से हमारा बेसिक हम कह सकते हैं कि हम आईक्यू रेफ़र कर सकते हैं कि किसी की आईक्यू, ये कैंडिडेट की आईक्यू किस हिसाब से है। तो उस हिसाब से एक बार सेट किया गया था आईएएस के द्वारा, ये यूपीएससी के द्वारा। तो लेकिन जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ तो इसमें काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज़ इकट्ठा हुई, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज़ हो गई थी। तो सबसे पहले तो जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये आपका एक क्वालिफाइंग पेपर नहीं था। तो इसके मार्क्स आपके प्रीलिम्स में ही जुड़ जाते थे। तो ये 200 मार्क्स का पेपर हुआ करता था। अभी भी 200 मार्क्स का ही पेपर है। तो इसमें क्या होता था कि आपके बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और 2-4 टॉपिक और हैं इसमें। तो ये जो पार्ट था, ये जो टेक्निकल एंड मैनेजमेंट बैकग्राउंड्स के जो कैंडिडेट्स आते थे उनके लिए काफ़ी ईजी पड़ जाता था, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। तो अब इसमें 200 में से 150 स्कोर करना उनके लिए बहुत इजी सा पड़ गया था, 150 एंड अबव। तो इसमें जो आर्ट्स बैकग्राउंड या फिर कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट कैंडिडेट आते थे तो उनके लिए काफ़ी टफ पड़ गया था, उनके मार्क्स वगैरह भी कम आ गए थे। 2011 से लेकर 2014 के बीच में तो जितने भी हमारे क्वालिफाइंग आईएएस या आईपीएस या उस रैंक में जितने भी मतलब एक ग्राफ देखा गया कि इनका ग्रेस बहुत ज़्यादा हो चुका है। अधिकतर जो कैंडिडेट्स आपके बन रहे हैं आईएएस आईपीएस, ये नॉर्मली देखा जाए तो टेक्निकल और मैनेजमेंट बैकग्राउंड के ही आ रहे थे। तो इनका ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसके बाद ये हुआ कि 2011 में ये जब इंट्रोड्यूस हुआ, 2014 में हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई, कांग्रेस के बाद बीजेपी आई थी। तो बीजेपी ने, उन पर भी एक सवाल आ गया था कि आखिर इसको इस पेपर के साथ कैसे इसको हैंडल किया जाए। तो उन्होंने कुछ टर्म्स इसमें डाले कि इस पेपर को वो हटाएंगे नहीं, सी सेट को। तो उन्होंने क्या करा, इसको एक क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया। तो इसमें आपको अब 200 में से एटलीस्ट 66 मार्क्स इसमें लेके आने हैं ताकि आप इसको क्वालिफाई कर सकें। लेकिन ये हटा नहीं है, इसमें आप फेल हैं तो आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप अगर थोड़ा सा इसमें सोचो तो आपको 80 क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं, 80 में से 27 क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं उसमें, और माइनस मार्किंग इसमें इंक्लूडेड है। तो अब देखते हैं इसमें सिलेबस क्या आता है। तो जैसे कि मैंने भी बताया आपको कि 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, 2 आवर्स इसकी ड्यूरेशन होगी। और आप मान के चलिए कि जिस लेवल के इसमें क्वेश्चन आते हैं 2 आवर्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो पहला पार्ट तो हमारा कॉम्प्रिहेंशन का है, आपका इंग्लिश वाला पार्ट। उसके बाद इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, तो जो ये वाला पार्ट है इसमें भी हम फर्दर आगे देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस आने काफ़ी टाइम से बंद हो चुके हैं, लास्ट के 3 साल से इसमें क्वेश्चंस आए नहीं हैं। और लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़ को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये टॉपिक भी हमारा काफ़ी टाइम से इसके क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ इसमें पर्टिकुलर हो रहता नहीं है कि कौन से टॉपिक के कब क्वेश्चन आ जाएँ, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। अभी मैंने इसके बाद वाले स्लाइड में हम एक चीज़ और देखेंगे, तब आपको एक चीज़ इसमें और एक्सप्लेन करूँगा। जनरल मेंटल एबिलिटीज, ये आपका रीजनिंग से इंक्लूडेड है। बेसिक न्यूमेरिक्स, ये आपकी मैथमेटिक्स है। तो इसके लिए भी मैंने भी आगे एक और स्लाइड बनाई है जिसमें मैं बताऊँगा आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में। और डाटा इंटरप्रिटेशन, अगर आपकी मैथ्स आपने कवर कर ली है, अगर आपने मैथ्स कवर कर लिया है तो डाटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट आपका कवर हो जाएगा उसमें। तो इससे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब इसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। 80 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स का पूरा पेपर है आपका। तो इसलिए अगर आप थोड़ी सी मैथ्स यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जिसमें नेगेटिव मार्किंग इंक्लूडेड है। और 33% मार्क, मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन उसमें गलत हो जाएगा।
और इसमें जो एक पर्टिकुलर पार्ट था डिसीजन मेकिंग वाला, इस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन अब वही बात है कि इसके क्वेश्चन आने बंद हो चुके हैं। तो इसके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन, अभी हम एक पेपर भी इसके बाद डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और तो ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 33%। तो ये 66 पॉइंट समथिंग मार्क्स कुछ आते हैं, एग्जैक्ट 66 मार्क्स नहीं होते हैं। मतलब आप मान के चलिए कि 67 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। और ये पेपर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होता है। अब ये देखिए, ये 2011 से लेकर 2020 तक का एक टेबल है। इसमें आप देख सकते हैं 2011 में ये हमारे पार्ट्स हैं जो हमारा सिलेबस है, मैथ्स, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पर इंग्लिश का पार्ट, ये डिसीजन मेकिंग और ये डाटा इंटरप्रेशन। तो इसको भी आप समझ लीजिए कि मैथ्स में इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन अधिकतर मैथ्स के ही होते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि 2011 से लेकर 2011 से लेकर 2013 तक लगभग हर पार्ट के अलग अलग क्वेश्चन आ रखे हैं। बराबर तो नहीं कह सकते, कभी इंग्लिश ज़्यादा है, कभी मैथ्स कम है, कभी रीजनिंग ज़्यादा है, और डिसीजन मेकिंग, डाटा इंटरप्रेशन के उतने ठीक क्वेश्चन हैं। उसके 2014 में जब गवर्नमेंट ने इसे क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया पेपर को, मतलब आपको जब सिर्फ क्वालिफाई कैसे करना पड़ा, तो इसमें कुछ पार्ट्स बिल्कुल ही हट गए। डिसीजन मेकिंग आपका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आते नहीं है। डाटा इंटरप्रेशन भी बिल्कुल कह सकते हैं कम हो गया, बस एक बार 2018 में 14 क्वेश्चन एक बार आ रखे हैं, उसके बाद से आने बंद हो गए इसके भी क्वेश्चन। लास्ट के 2 बार से ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं। और जो आपके मेन 3 पार्ट बचते हैं वो बचते हैं आपके मैथ्स, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि 20, 30, 31, 28 तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। लास्ट 2020 में तो आपको दिखेगा कि 50% से ज़्यादा पेपर आपका सिर्फ मैथ्स का बना हुआ है। रीजनिंग का भी इसमें थोड़ा पार्ट है, और 26 क्वेश्चन आपके इसमें मैथ्स, इंग्लिश के हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, और बाकी के 2 पार्ट आपके बिल्कुल आए नहीं हैं। तो हमारा मेन फोकस रहेगा इन 3 टॉपिक्स पे, जिसमें से अभी हम रीजनिंग और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो मैथ्स के सिलेबस को एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी में इसमें आपने 10th तक अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर से लगेंगे, अगर आपको याद है तो। क्योंकि कईयों की क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स की 10th के बाद मैथ्स छूट जाती है। 10th तक तो सबकी कंपलसरी होती है, इसलिए इसका जो ग्राफ है 10th क्लास तक का ही रखा गया कि 10th क्लास से ऊपर ही क्वेश्चन नहीं आते कभी। तो सबसे पहला है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमारे कुछ टॉपिक्स आते हैं, जिसमें कि अभी हम उसको बाद में और डिस्कस करेंगे अच्छे से। एनसीईआरटी का ही पावर एंड एक्सपेरिमेंट्स। पावर एंड एक्सपेरिमेंट्स भी 9th क्लास में लास्ट आता है, 10th क्लास में ये बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रॉफिट, अगर आप परसेंटेज का टॉपिक आपका क्लियर है तो प्रॉफिट लॉस और एसआई और सीआई, ये 2 पार्ट इसी में कंप्लीट हो जाते हैं, अगर आपका ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट है तो। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, और उसके बाद स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, वर्क। तो इसमें स्पीड और टाइम मेन होता है, डिस्टेंस और वर्क के तो छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। एवरेज, मीन और एलिगेशंस, ये सब काफ़ी इजी टॉपिक होते हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, इनकी हमने अलग अलग से क्लासेस करनी है। अब जो इसमें डाटा इंटरप्रेशन वाला पार्ट है, इसमें बोला गया है कि ये ऑड ग्राफ्स वगैरह, ये सब इन सब में हमारी बेसिक मैथमेटिक्स यूज़ होने वाली है। हमें एक नॉर्मल कोई ग्राफ वगैरह मिल जाएगा, वेन डायग्राम मिल जाएगा, और अगर आपको ये सब चीज़ें अभी पता नहीं है कि पाई चार्ट, बार ग्राफ, वेन डायग्राम क्या होता है, इन सब को भी हम बाद में अच्छे से पढ़ने वाले हैं इन चीज़ों को। टैबुलेशन क्वेश्चन, ये सब हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ी क्लासेस के बाद। और ये हमारी ज्योमेट्री आती है, ये पूरी की पूरी फॉर्मूला बेस्ड होती है, इसमें भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। और उसके बाद एक टॉपिक हमारा बचता है ट्रिग्नोमेट्री का, ये यहाँ पर आया नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर ये सब आपका अच्छे से प्रिपेयर हो गया, उसके बाद ही हम ट्रिग्नोमेट्री में स्विच करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, तो इसको भी हमने बाद में डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद देखते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या है हमारा। तो रीजनिंग बेसिकली हमारी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, उसको हम कहते हैं
एक पार्ट होता है हमारा वर्बल रीजनिंग, एक होता है हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग में हमारे ये सब क्वेश्चंस होते हैं, तो अलग अलग टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो रीजनिंग में आपको देखने से, अगर मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा तो आपको पहले से ही थोड़ी प्रॉब्लम सी लगेगी कि इतने अजीब अजीब से टॉपिक्स हैं, तो इनके नाम पे मत जाइए, इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। उसमें बस आपको कुछ चीज़ें सोचनी है, डिस्कस आप अपने माइंड में उसको सॉल्व कर देंगे, आपको ज़्यादा कुछ वर्क करने की, रफ वर्क करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो बेसिकली ये जो मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट है, यहीं से आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट हो रही है। तो अब ये क्वेश्चंस आपको अभी हम करने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर डिस्कस। अभी एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको इससे कुछ टॉपिक दिखेंगे, तो इनकी इसमें डिटेल में जाने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं हमें, हम बस क्वेश्चन से समझ जाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। हाँ, और एक चीज़ और, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का जो पार्ट है उसमें अभी हम उससे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसका कोई ऐसा पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है कि आपके पास क्या सिलेबस है, आपको किस चीज़ की रीडिंग करनी है, क्या करना है। तो उसमें आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपको अगर कोई एक पैराग्राफ समझ में आ रहा है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा। तो देखिए इस टाइप से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ये हमारे पास 2018 का क्वेश्चन पेपर है, सिविल सर्विसेज का, CSAT। तो देखिए अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इस पे अब ये टॉपिक हमारा आता है नॉन वर्बल रीजनिंग में, जहाँ पे आपको जो फिगर है या फिर जो आपको सिचुएशन दे रखी है, इसके हिसाब से इसमें कोई डाटा नहीं मिलेगा, सीधे फिगर है और इसको बस आपको बताना है जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो इसका इंग्लिश पार्ट ये, तो ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है, इसमें आपको बोला हुआ है कि ट्रायंगल्स को काउंट करके बताना है। तो इसका कोई पर्टिकुलर कोई मेथड नहीं है हमारे पास, आपको बस इसमें देखना है कि कैसे ये फिगर बन रहा है, कैसे इसमें ट्रायंगल करने, कितने ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं। तो इसमें आप काउंट करोगे, तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो ट्रायंगल आप काउंट कर रहे हो उसको आप रिपीट ना करो दोबारा, या फिर कोई ट्रायंगल आपका मिस ना हो जाए, क्योंकि हम पे 4 ऑप्शन, इनमें से एक सही है। तो जब आप काउंट वगैरह करोगे तो इसमें बस आप देखोगे फेसेस कितने हैं। तो एक फेस हमारे पास सामने की तरफ जो हमारी तरफ फेस है, एक पीछे का फेस है, और 2 फेस हमारे साइड में है, और एक ऊपर एक नीचे। कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर होता है उसके 6 फेसेस हम काउंट करते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट और फ्रंट और बैक। तो आपको बस वही करना है अपने हिसाब से, इसमें आप काउंट करोगे तो आप जब इसके सारे ट्रायंगल काउंट करोगे तो आपको 20 ट्रायंगल इसमें मिलेंगे। तो इसका कोई पर्टिकुलर हमारे पास, हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि इसको कैसे सॉल्व करें, तो आपको इसमें अपनी खुद की रीजनिंग लगानी है। अब देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग सम। आपको अब देखने से इसमें नंबर्स आ गए, तो आप सोच रहे होंगे कि कहीं मैथ्स का पेपर, मैथ्स का क्वेश्चन तो नहीं है। ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए पहले। इन द अबव सम, जो डॉट इसने लगा रखा है ये स्टैंड करता है यहाँ पे किस नंबर का, तो हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा नंबर यहाँ पे आने वाला है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ऐसे कर सकते हो, जैसे आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर हैं, एक डैश हमारे पास यहाँ पे है, एक डैश हमारे पास यहाँ पे है, और ये इक्वल्स टू बन रहा है 2 1 और एक डैश। तो इसका भी कोई, अब क्वेश्चन को आपको देखने से लग रहा होगा कि इसके पास, इसमें हमें बस एक नंबर को पुट करना है। तो आपके भी दिमाग में सीधे आएगा कि एक एक नंबर करके चेक करते हैं कि कौन सा नंबर फिट होता है, और यही इसका तरीका भी है। इसके लिए भी हमारे पास कोई प्रॉपर ऐसा कोई मेथड नहीं है कि जिससे हम इसको सॉल्व करें। तो एक मेथड हम कह सकते हैं, यहाँ पे एक यूनिट डिजिट का मेथड होता है। यूनिट डिजिट मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ भी डाटा दिया हुआ है, उसका जो लास्ट डिजिट है उसको हम ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यूनिट डिजिट हमारा ऐड और मल्टीप्लिकेशन में ऐड सिर्फ यूज़ होता है। तो अगर हम ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो सोल्यूशन आने वाला है लास्ट, उसमें भी वो यूनिट डिजिट सेम है, तो यहाँ पे आने वाला है। तो अभी हम ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो डैश है, ये सब एक ही नंबर है, तो यानी कि यूनिट डिजिट इसका यही है। तो हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं यहाँ पे 4 से, तो 4 में यहाँ पे क्या आने वाला है, हर जगह 4 पुट करके देखते हैं। सिर्फ यूनिट डिजिट्स में हम 4 ऐड कर रहे हैं, हमने आगे वाले डिजिट में 4 को ऐड नहीं करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट में चेक कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए 4 4 8
12, 13, 14, 15, 16, तो यहाँ पे 16 आ रहा था यार कि यहाँ पे 6 आना चाहिए था। इसका मतलब कि ये पार्ट हमारा गलत हो गया। तो 5 से भी चेक करेंगे, 6 से भी चेक करेंगे। तो पहले 5 से चेक करके देखते हैं। 5 5 5 और यहाँ पे हमारा 5 आना चाहिए। तो चेक करते हैं सारे, सिर्फ यूनिट डिजिट्स को ऐड करना है। 5 5 5 15 16 17 18 19, तो 19 बन रहा है। यूनिट डिजिट हमारा 9 होना चाहिए था, यानी कि 5 भी हमारा ऑप्शन से हट चुका है। एक बार और ट्राई करते हैं। अब सीधे एक बार 8 से ट्राई करते हैं। तो 8 से यूनिट डिजिट देखते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ। 8 8 8 24 25 26 27 28, तो यहाँ पे 8 आ रहा है, यानी कि हमारे सारे के सारे जो नंबर हैं वो 8 से हमारे सोल्यूशन पूरा कंप्यूटर, यानी कि इसका आंसर 8 रहेगा। तो अब आपको अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे भी 8 डालो, यहाँ पे भी 8 डालो, तो थोड़ा इसमें टाइम का भी आपको लेके चलना पड़ेगा कि आपके पास टाइम भी थोड़ा लिमिटेड है। तो इसलिए आप बस यहीं पे चेक करोगे, यहाँ पे हम छोड़ देंगे, हमें हमारा आंसर मिल गया। उसके बाद हमने इसमें कुछ नहीं करना है, बस टिक करना है और आगे बढ़ना है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये भी हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक पैटर्न बना हुआ है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ नंबर्स, व्हाट इज द नंबर एट क्वेश्चन मार्क वाला पॉइंट जो हमारा, यहाँ पे क्या नंबर आएगा कि हमारे सारे के सारे जो पैटर्न है ये बिल्कुल फिट बैठे। तो इन क्वेश्चंस की हमने बाद में और प्रैक्टिस करनी है, तो अभी मैं आपको इसका सीधा सोल्यूशन बता रहा हूँ। वैसे हमने क्या करना होता है कि हमें बस चेक करना होता है, हमारे कुछ ना कुछ एक ऐसा पैटर्न हमें बताना है कि ये क्या पता इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा हो, फिर उसको माइनस करना पड़ रहा हो, क्या पता इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा हो, फिर उसमें कुछ माइनस या ऐड करना पड़ रहा हो। तो ऐसे हमें चेक करना है कि हमारा कौन सा पैटर्न हमें सही बैठेगा कि हमारे पास 6 आ जाए आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन में तो सिंपल सा ये था कि हमने इन दोनों को ऐड करना है। 8 + 4 हमारा होता है 12, और उसको 6 से माइनस कर देना है, तो हमारे पास क्या बचेगा 6। तो हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो हमारे पैटर्न में क्या था, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से ऐड करना है और जो मिडिल टर्म है उससे माइनस कर देना है। अब चेक करते हैं कि ये वाला पैटर्न हमारा सब में सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो 10 + 6 हमारा बन रहा है 16। 16 में से हम 5 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास बच रहा है 11। तो ये पैटर्न इन दोनों में सही बैठ रहा है, तो इसमें भी ये सही बैठेगा। चेक कर लेते हैं इसमें भी। 15 + 8 23 -7 16, तो यानी कि सही बैठा है। अब हमारा देखते हैं आंसर क्या आने वाला है। 13 + 8 हमारा हो गया 21, उसमें से 4 को हमें माइनस करना है, तो ये बन गया हमारा 17। तो 17 हमारा 7 टिक मार के आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में पूछा हुआ हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागन। तो ऑक्टागन अगर आपको पता है तो ऑक्टागन एक ऐसा हमारा फिगर होता है, लीनियर फिगर, जिसमें लाइंस इंक्लूडेड होती हैं, जिसमें 8 साइड्स होती हैं। तो ये मैंने कोशिश करी है जितना साफ मैं बना सकता हूँ उतना बनाने की। तो देखिए इसमें हमें पूछा हुआ डायगोनल्स क्या होता है। अब आपको पहले ही पता होना चाहिए कि डायगोनल होता क्या है। तो एक कोई भी हमारे पास कोई फिगर है, उसके एक वर्टेक्स से, कोई भी जो फिगर होता है हमारा, उसका जो कोना होता है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करती है इसको हम कहते हैं डायगोनल।
तो हमें ये बताने कि एक ऑक्टागन में कितने डायगोनल होंगे। तो अगर हम ऐसे बनाने इसको बैठ गए तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर उसके बाद हमें इसे काउंट भी करना पड़ेगा। तो एक बार ऐसे बना के देख लेते हैं और उसमें हम नया कलर यूज़ करते हैं। तो देखिए 5 तो हमारे ये हो गए, ये वाली वर्टेक्स कंप्लीट हो गई। अब दूसरी वर्टेक्स पे आते हैं। यहाँ से एक ऐसा बनेगा, 1 2 3 4 5। तो हमें ये पता चल रहा है कि एक वर्टेक्स से 5 डायगोनल बन रहे हैं। तो इस नंबर को यहाँ पे नोट कर देते हैं 5। लेकिन जब आप दूसरे वर्टेक्स में स्विच करोगे तो आपको दिखेगा कि एक वर्टेक्स ओवरलैप कर रही है, यानी कि इस वाले वर्टेक्स से सिर्फ 4 ही बनने वाले हैं। 1 2 3 4, इससे 5 नहीं बने, इससे 1 ही बना। अब एक बार इस वाले में स्विच करते हैं। अब यहां से आप देखोगे 1 2 3 ही आपके बन रहे हैं, 2 ऑलरेडी हमारे पास बन चुके हैं। फिर इस वाले में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1 2, यहाँ से 2 ही बन रहे हैं, 3 इसमें ऑलरेडी बन रखे हैं। तो ऐसे करके अगर हम बनाते रहेंगे उसके बाद फिर हमें इसे काउंट भी करना है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट सोल्यूशन होता है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। n-3/2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। कोई भी फिगर जिसमें कि साइड्स इंक्लूड है, यानी कि कोई स्ट्रेट लाइन उसमें इंक्लूड हो जाए, कोई सा भी फिगर हो, भले वो 6 साइड्स का हो, भले वो 4 साइड्स का हो, भले वो 7 साइड्स का हो, या अभी जैसे ऑक्टागन हमने डिस्कस किया था 8 साइड का हो, तो ये फॉर्मूला वहाँ पे वैलिड बैठता है। यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स जितने भी उस फिगर की हैं। तो हमें पता है ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं, 8। तो यहाँ पे हमारे n की वैल्यू है 8। तो 8 - 3/5, सॉरी 2। तो 8 × 5/2, यहाँ पे 2 से 4, 8 कटेगा, सीधे 4 आएगा। तो 4 5 जो होता है हमारे पास, तो हमारे पास बचा था 4 × 5 हमारे पास होता है 20। तो इसका सीधा आंसर हम टिक करेंगे 20 और इसमें आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपका, हम इसको पर्टिकुलर ना मैथ्स का कह सकते हैं ना रीजनिंग का कह सकते हैं, इसमें आपकी थोड़ी साइंस इन्वॉल्व हो रही है। साइंस में भी पर्टिकुलर फिजिक्स हम कह सकते हैं कि इन्वॉल्व हो रही है। तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज तो पहले से पता होनी चाहिए इसके लिए। तो इसकी हम बाद में एक क्लास करेंगे, अभी हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं क्या होता है। तो ये हमारा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक हमारे पास सॉल्यूशन ये होता है कि अगर कोई, पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द फिगर ड्रॉन बिलो गिव्स द वेलोसिटी ग्राफ ऑफ 2 व्हीकल्स ए एंड बी। तो एक व्हीकल यहाँ पे ए है, एक व्हीकल यहाँ पे बी है। तो इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दे रखा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस हमारी डिनोट कर रही है टाइम और वाई एक्सिस डिनोट कर रही है हमारी वेलोसिटी, 2 व्हीकल्स की, व्हीकल ए और व्हीकल बी की। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि द स्ट्रेट लाइन ओ के पी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ए। तो जो व्हीकल ए है हमारा, उसकी वेलोसिटी हमारी ये रही, जो ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई है ओ के पी। और जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है सी के डी, ये रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी व्हीकल बी की एक पर्टिकुलर कोई इंस्टेंट पे। अब डी हमारे यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पी मीट कर रहा है सी के डी से और एक परपेंडिकुलर बना रहा है। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे 90 डिग्री ये बना रहा है इसके साथ। और इस तरह से बना रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन सी के डी है हमारे पास, वो इस रेशियो के साथ कट रही है, यानी कि जो पी डी अपॉन जो हमारी ये लाइन है, पी एल लाइन जो है, ये इस रेशियो में कट रही है। पी डी इज इक्वल्स टू 1/2 एल डी। तो अब हमें इसमें बताना है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल ए एंड बी इन द टाइम इंटरवल ऑफ ओ एल। तो ये हमारा टाइम इंटरवल है ओ एल। इस टाइम इंटरवल में हमें रेशियो फाइंड करना है। रेशियो मतलब आपको पता, अब यहाँ पे आपकी मैथ्स आ गई। इससे पहले तो फिगर को हमें फिजिक्स से समझना है, अब आपको मैथ्स से क्वेश्चन समझना है
कि रेशियो मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रोपोर्शन या फिर उसको डिवाइड, दो चीज़ों को डिवाइड करके जो हमें मिल रहा है। 1:2 का मतलब होता है 1/2, 2:3 का मतलब होता है 2/3। तो हमें अपना सोल्यूशन निकालना है, तो हमारा सोल्यूशन कुछ इस हिसाब से आने वाला है, फिर उसको रेशियो में चेंज करें, यहाँ पे आंसर को फाइंड करना है हमें। तो हमें एक चीज़ पता है पहले से कि PD = 1/2 LD। तो जो डिस्टेंस होता है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, अगर हमें किसी चीज़ का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम जो लाइन उसमें बन रही है स्ट्रेट लाइन, उसके नीचे नीचे का जो एरिया कवर कर रहा है, जैसे अगर हम बात करें व्हीकल B की, तो व्हीकल B ये पार्ट कवर कर रहा है, व्हीकल B ये वाला पार्ट कवर कर रहा है पूरा, तो ये हमारा डिस्टेंस में आ जाएगा यहाँ तक, सिर्फ इससे आगे नहीं, से यहाँ तक। तो यहाँ पे एक क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो उस रेक्टेंगल के अगर हम डायमेंशंस देखें तो ये CD, रेक्टेंगल में क्या होता है हमारा, अगर रेक्टेंगल का हम एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDLO ये हमें फाइंड करनी है, तो वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमारी लेंथ हम ले लेते हैं CD, या CD को हम OL भी ले सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और ब्रेथ को हम ले लेंगे DL। हम CO भी ले सकते हैं लेकिन हम DL लेंगे क्योंकि DL के साथ हमें एक रिलेशनशिप ऑलरेडी दे रखा है, तो हम DL को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये हमारा एरिया हो गया रेक्टेंगल, इसको रेक्टेंगल CDLO को, यही जो हमारा आंसर है, यही हमारा डिस्टेंस भी है जो कवर किया है व्हीकल B ने। तो जैसे हमने इसका एरिया फाइंड किया, हमने इसका डिस्टेंस फाइंड किया, वैसे ही हमें व्हीकल A के लिए भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम जो ये लाइन बन रही है यहाँ पे, इसका जो व्हीकल का जो वेलोसिटी है, इसके नीचे नीचे का जो हमारे पास फिगर बन रहा है, इसका हमें एरिया फाइंड करके बताना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है, पहले हम लिख लेते हैं, एरिया में फाइंड करना है ट्रायंगल PLO का। तो इसका जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस है OL, तो OL लिख देंगे हम 1/2 इंटू OL इंटू हाइट, हाइट है हमारा PL। तो अब हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल A एंड B। तो व्हीकल A का नाम पहले है, तो हम व्हीकल A का जो हमने फाइंड किया है, तो ये एरिया जो हमारे पास आया है, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल A है, डिस्टेंस बाय A। तो इसको डिवाइड करना है हमें इससे, तो उसको हम सीधे सीधे यहाँ पे आपको मैं करके दिखा दूँ, यानी कि डिस्टेंस ऑफ A अपॉन डिस्टेंस ऑफ B, हमें ये फाइंड करना है। तो A का डिस्टेंस हमारे पास आया है 1/2, इसकी जगह पे ये पुट कर रहे हैं सीधा हम, OL इंटू PL अपॉन डिस्टेंस ऑफ B, वो हमारे पास आया OL इंटू DL। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि OL से OL सीधे सीधे एलिमिनेट हो रहा है, और हमें अब एक चीज़ गिवन थी ऑलरेडी, वो थी ये कि PD = 1/2 LD। तो LD, हम DL को LD भी लिख सकते हैं, एक ही, क्योंकि एक ही लाइन के बाद चले तो हम इसको वापस रिवर्स करके लिख सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और PL हमारे पास है यहाँ पे, तो अब हमें कुछ इस तरह से चेंज करने पड़ेंगे इसमें कि हम PL को यहाँ से हटा दें ताकि हम DL के टर्म्स में इसको लेके आ जाए। तो हम कह सकते हैं कि जो PL है हमारे पास, वो इक्वल्स टू है PD + DL, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम फर्दर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो PD है, PD की वैल्यू लिख देते हैं हम 1/2 LD + DL। देखिए PL को ये करा हमने, उसके बाद फिर PD को हमने ये कर दिया। अब पूरा का पूरा ये और ये दोनों सेम टर्म्स हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना कि LD और DL लिखा हुआ है, दोनों सेम टर्म होते हैं। अब इनको हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि हमें करना है सीधा सीधा ऐड LD/2 + DL, या कह लीजिए LD कह लीजिए। तो इसको ऐड करके हमें मिलेगा, एलसीएम लेंगे इसका हम, LD + 2LD/2, तो ये हमारा बन गया 3LD/2। तो ये वैल्यू हमें किस चीज़ की मिली है, 3LD/2, ये हमें वैल्यू मिली है PL की। तो हम इस वैल्यू को सीधे यहाँ पे पुट कर देते हैं, जो हमारे पास नहीं बन के आ गया था, हमारे पास ये बचा हुआ है। इसको अगर हम थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, PL 2DLD,
DL को बस मैंने LD लिखा है, और जो ये 1/2 था उसको मैंने टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाले टर्म के साथ, तो हमने इसको ऐसा लिख दिया है। अब बस हमें PL को रिप्लेस कर देना है उस वाले टर्म से जो हमारे पास आया 3LD/2। तो PL को मैं लिख दिया 3LD/2/3LD, सॉरी अपॉन 2LD। अब हम पे सारे के सारे एक जैसे टर्म हो गए। अब इसको हम फर्दर अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2 × 2LD। ये टर्म इसके साथ चले जाएगा तो ये ऐसा बनेगा। तो LD से LD यहाँ पे हमारा कट जाएगा। ये सारे मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था इसलिए दोबारा लिखा हुआ है। तो हम पे क्या बचा, सिर्फ 3/4। तो 3/4 हमारा ये टर्म है, तो इसको हम टिक कर देगा। अब आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि इतना लेंथी सोल्यूशन है इसका, लेकिन एक बार एक चीज़ आपको जब समझ में आ जाएगी, जब इसकी हम क्लास करेंगे तो आपको ये इतना सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप शॉर्ट में इसको काफ़ी इजीली कर लेंगे। तो जब हमारी बात की क्लासेज होंगी, हम इसमें डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को, तो इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया, इसमें टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ये बस मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके बताया, बाकी इसका सोल्यूशन बहुत छोटा होता है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन बच रहा है इस वाले पेज का। क्वेश्चन नंबर 6, अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट अ रेट ऑफ 40 km/h। इन हाउ मेनी सेकंड विल इट क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। तो अगर हम एक एज्यूम करें कि हमारा फिगर इसमें कैसा बनेगा, मैथ्स का जब भी कोई क्वेश्चन करना हो तो उसके लिए फिगर हमेशा हमें बनाना चाहिए, उससे थोड़ी चीज़ें हमारी ईजी हो जाती हैं सॉल्व करनी। तो ये प्योर मैथ्स का क्वेश्चन है कि हमने उस प्रेजेंटेशन में देखा था कि स्पीड एंड टाइम वाला हमारे पास एक पर्टिकुलर टॉपिक था सिलेबस में, तो ये क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है। एक ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग है, ये हमारी ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं हम 200 मीटर लॉन्ग। ये 40 km/h की स्पीड से आगे चल रही है। अब ये पूछ रहा है कि एक आदमी खड़ा है, ये हमारा एक आदमी खड़ा है, उसको ये कितनी देर में क्रॉस कर देगी। अब आदमी जो अपनी जगह पे स्टेशनरी खड़ा है, तो ट्रेन ने आना है, मान लीजिए ट्रेन अभी यहाँ पे ट्रेन इसके जस्ट सामने से पहुँची है। अब ये ट्रेन जब इसको क्रॉस करेगी तो ये ट्रेन पूरी की पूरी एक साथ आगे को बढ़ेगी, मैन ने वहीं पर खड़े रहना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैन है, अब मान लीजिए अगर ट्रेन सीधी खड़ी है और एक आदमी उसकी तरफ चल रहा है इधर को, तो उस आदमी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी लंबी वो ट्रेन होगी, यानी कि वो आदमी 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसी चीज़ को हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो ट्रेन जब आदमी को क्रॉस करेगी तो उसने 200 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमें डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हमारे पास कितना हो रहा है, 200 मीटर का, और स्पीड हमें दे रखी है 40 km/h। अब आपको ये चीज़ इस वाले क्वेश्चन में से ये चीज़ पता होनी चाहिए थी कि जो स्पीड हमारे पास होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये कई जगह क्वेश्चंस में यूज़ होता है। और बाकी इसमें इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है, वरना तो क्वेश्चन बहुत ईजी सा है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं, बस इसमें ये चीज़ ध्यान देने की, यहाँ पे हमें जो स्पीड दी हुई है वो मीटर्स में दी हुई है, सॉरी डिस्टेंस जो हमें दिया वो मीटर में दिया हुआ है, और जो स्पीड है हमारे पास वो किलोमीटर और आवर्स में है। और हमसे पर्टिकुलरली पूछा गया है कि सेकंड्स बताओ कि कितने सेकंड्स में उसने ये डिस्टेंस कवर किया होगा। तो बस यही है कि आपको यहाँ पे चेंज करना आना चाहिए, बस किस टर्म को किस में चेंज करना है। तो आपको पता है कि 40 किलोमीटर, अगर हम सिर्फ स्पीड की बात करें तो हमें सेकंड में फाइंड करना है, तो हमारे लिए ज़्यादा इजी ये रहेगा कि ताकि क्वेश्चन में ज़्यादा फर्दर कोई डिफिकल्टी ना आ जाए कि हम स्पीड को km/h से मीटर/सेकंड में चेंज कर दें, यानी कि 40 km/h। अब इन चीज़ों को भी हमने बाद में और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, तो अभी तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि हम कैसे चेंज कर देंगे 40। अब किलोमीटर को हम जब चेंज करते हैं तो 1000 बन जाता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 40 किलोमीटर में 40,000 मीटर हो जाएंगे। और जब आवर को हम सेकंड में चेंज करते हैं तो 1 आवर में हमें पता है 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट के अंदर भी
1 मिनट के अंदर भी 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर हम आवर को 2 बार 60 इंटू 60 कर दें तो वो पूरा का पूरा सेकंड्स में बन जाएगा। यानी कि 1 आवर में हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं। तो आवर को हम यहाँ पर सीधा डालते हैं 60 इंटू 60। तो अब हमने बस इसको सिंपल डिवाइड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन निकल के आया 100/9। अब इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें स्पीड फाइंड नहीं करनी है, हमें टाइम फाइंड करना है। तो हम इसको सिंपल बस अपनी इक्वेशन में डाल देते हैं। तो स्पीड हमारे पास आ गई है 100/9 मीटर पर सेकंड। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अब हमने मीटर पर सेकंड में इसको चेंज कर दिया है। तो अब इस तरफ चलते हैं। स्पीड इक्वल्स टू हो गई है हमारी 100/9 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस हमारे पास हो गया है 200 मीटर। तो अब सिंपल हमारा जो फॉर्मूला था जो हमने पहले बोला था कि वो था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है 100/9, डिस्टेंस है 200 और टाइम हमें फाइंड करना है। तो अब बस इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो टी इधर चला जाएगा और ये दोनों पार्ट इधर आ जाएंगे, यानी कि 200 इंटू 9/100। 100 से 200 करेगा 2, यानी कि 2 इंटू 9। तो टाइम हमारा हो गया 18 सेकेंड्स। तो 18 सेकेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब बढ़ते हैं इसमें आगे। अभी हमारे कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट आ गए हैं। ये अभी हिंदी में दे रखा है, इसी के नीचे इंग्लिश में भी दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट। तो इन क्वेश्चंस में कोई ऐसा पर्टिकुलर, अब इसके लिए भी हम कोई मेथड नहीं डिस्कस कर सकते, हमें बस इसको पढ़ना है, हमें इसको समझना है यहाँ पे क्या कह रहा है, इस पूरे पैराग्राफ को समझना और इसका आंसर करना है। तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा टाइम